22 मई 2019 को आगरा जयपुर हाईवे पर एक व्यक्ति किसी काम से रात के वक्त सफर तय कर रहा था। जब यहाँ पर वो सफर तय करता है तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। लड़की जो काफ़ी जख्मी है, थोड़ा सा लचक कर चल रही है। लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं है और लड़की पूरी जो होती है ना पोलोथीन से, यानी अपने आप को कवर कर रखा है, यानी जैसे टेप चारों तरफ नहीं लिपटा देते हैं, इस तरह से लड़की के शरीर पर पोलोथीन थी। चेहरे पर भी शायद एक टेप लगी हुई थी और वो लड़की रोड के किनारे चली जा रही थी। अब ये व्यक्ति इंसानियत दिखाते हुए तभी पुलिस के पास फ़ोन करता है और वहाँ की पुलिस को सारी जानकारी देता है कि यहाँ पर एक लड़की है और शायद उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस आती है तो पुलिस के भी 2 कदम पीछे हट जाते हैं इस लड़की को देखकर, क्योंकि इस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। केवल उस टेप जो उसके शरीर पर लिपट रही थी, उसके अलावा इसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। जगह जगह इसके जख्म से थे शरीर पर और मुंह पर भी कपड़ा मुंह के अंदर होता है और मुंह पर टेप लगा रखी थी। अब यहाँ पर पुलिस तुरंत अपनी गाड़ी से एक कपड़ा निकालती है, चादर होती है, और इस लड़की को ढक देती है। लड़की को तुरंत जिप्सी में बिठाया जाता है और एक हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। वहां पर लड़की का इलाज जब चलता है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल इस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर एक सिरिंज और यहाँ पर कुछ जो LED लाइट बल्ब नहीं होते हैं, उसके टुकड़े इसके प्राइवेट पार्ट में थे और बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। यहाँ पर जब ये पूरा मंजर होता है तो पुलिस हाई अलर्ट हो जाती है। पुलिस इस मामले की तह तक जाना चाहती है। इस लड़की के साथ जिसने जो किया है वो उसका बदला लेना चाहती है। पुलिस को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर मेडिकल जाँच ने पुलिस के पैरों को हल्का कर दिया। दूसरी तरफ ये लड़की धीरे धीरे ठीक होती है। जब इस लड़की से पूछा जाता है तो ये लड़की एक ऐसी कहानी पुलिस वालों के सामने रखती है कि पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये लड़की जयपुर की रहने वाली थी। वहां पर ये एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर एक नौकरी करती है एक कंपनी में। जब इस लड़की के बयान लिए जाते हैं तो ये लड़की कहती है कि मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, जो व्यक्ति कोई संगठन चलाता है। व्यक्ति जो संगठन चला रहा था वो लोगों की मदद करता है। तो मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से 2019 में हुई थी। 2019 में उस व्यक्ति से जब मुलाकात होती है तो उस व्यक्ति ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसे करीबन 42 से 43 हज़ार रुपये दिया, यानी 47 हज़ार भी कहती है और 42 हज़ार भी कहती है। वो पैसे मैं दे देती हूँ, लेकिन बहुत वक्त बीत जाता है। वो व्यक्ति जो संस्था से जुड़ा हुआ था या लोगों की मदद करता है, वो मेरे पैसे वापस नहीं लौटाता है। अब मेरी उससे अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि कंपनी में ही मैं उस व्यक्ति से मिली थी। जब मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है तो इस लड़की का कहना था कि मैं उसके घर पैसे लेने के लिए जाती हूँ। कई बार मैं उसके घर पैसे लेने के लिए जा चुकी थी, लेकिन वो तरह तरह के बहाने बनाता है। अब यहाँ पर ये कहती है कि यहाँ पर जब 22 मई 2019 को होता है तो मैं उसके घर जाती हूँ, यानी ये उस व्यक्ति से फरवरी में मिली थी और अब मई की बात थी। तो ये 22 मई 2019 को बताती है कि मैं उसके घर जाती हूँ। जैसे ही मैंने रास्ते में एक ओला राइड, यानी जो बाइक होती हैं जो आपको जगह जगह छोड़ती हैं, वो बाइक ली और वो बाइक मुझे उसके घर पर छोड़ती है। और घर पर जैसे ही मैं अंदर प्रवेश करती हूँ तो मेरे सर पर जोरदार वार किया जाता है। पुलिस वालों को ये लड़की बताते हुए बहुत ही भावुक हो जाती है, रोने लगती है। कहती है उसके बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ। जब मुझे होश आता है तो मेरे सामने 3 व्यक्ति खड़े हुए थे और जो मेरे साथ बहुत गलत कर रहे थे। सिगरेट से मुझे जलाया जा रहा था और वहाँ पर लोग कुछ खा पी भी रहे थे। उसके बाद वो लोग मेरी साथ बारी बारी से गंदी हरकत या मेरे साथ गलत करते हैं और मैं फिर बेहोश हो जाती हूँ। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं अपने आप को झाड़ियों में मिलती हूँ। फिर वो घुमाकर कहती है कि नहीं, 3 लोग नहीं थे, 5 लोग थे, जिनमें से एक डॉक्टर था, एक यहाँ पर दरोगा था, कांस्टेबल था और
3 अन्य और लोग थे, उन्होंने सभी के नाम पुलिस वालों के सामने रख दिए। पुलिस इस काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहती थी क्योंकि दिल्ली में जो हुआ था निर्भया, उसके कारण यहाँ पर पुलिस ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ढील नहीं देना चाहती थी। दोस्तों, इस लड़की के कहने पर जब इन सारी चीज़ों की छानबीन की जाती है तो पहले जब उस दरोगा के पास पहुंचा जाता है, यानी कांस्टेबल के पास पहुंचा जाता है, तो वो पहले से ही जयपुर की जेल में बंद था। अब वो जेल में बंद क्यों था? दरअसल उसके ऊपर आरोप था इस लड़की के साथ गलत कृत्य करने का, और वो उसी सिलसिले में उसकी जमानत नहीं हुई थी, वो जेल में बंद था। जब एक व्यक्ति जेल में बंद है तो वो किसी के साथ दोबारा गलत कैसे कर सकता है? दूसरी तरफ पुलिस इन 3 व्यक्तियों के, यानी 4 व्यक्ति जो डॉक्टर होते हैं, सभी के फोनों की लोकेशन या उनके फोनों के नंबरों की जब जांच पड़ताल करती है तो जिस रात 22 मई 2019 को ये लड़की बता रही थी, उसी रात उन सभी लोगों की लोकेशन, यानी जहां पर वो थे, अपने अपने घरों में मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तीसरी बात, उस इलाके की जहां पर ये जो व्यक्ति रहता है, जो कंपनी में इससे मिला था, यानी फरवरी 2019 में एक संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति, नाम नहीं बता रही हूं, बाद में पता चलेगा क्यों नहीं बता रही हूं। दोस्तों, यहाँ पर उस व्यक्ति की जब जांच पड़ताल की जाती है तो वो व्यक्ति भी अपने घर पर था, उसका फ़ोन नंबर था, और यहाँ पर उसके आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे ना, उनकी तस्वीर जब यहाँ पर पुलिस वाले देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। और जो वो व्यक्ति था जिसने इससे 47,000 रुपये लिए थे, उसके घर के आसपास एक लड़की जिसके शरीर पर पोलोथीन यानी टेप लगी हुई थी, वो एक साये की तरह इधर उधर घूम रही है, लेकिन एक भी फुटेज में वो उसके घर से निकलती हुई नजर नहीं आती है। ये पुलिस के कान खड़े करने वाली बात थी। अब पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि इस केस में किया जाए तो क्या किया जाए। अब दूसरी तरफ मैंने जो मेडिकल रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से बात किया, जब उसकी जांच पड़ताल आती है या यहाँ पर डॉक्टर उसकी खबर देते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि लड़की के साथ कोई भी बुरा काम नहीं हुआ है। लड़की के, हाँ, ये बात थी कि उसको गहरी चोटें थी, लेकिन चोटें इस कदर थी कि मानो जैसे मरना तो है नहीं, खाली चोटें लग चुकी हैं, यानी शरीर पर घाव थे, लेकिन वो घाव जांच पड़ताल में लग रहे थे जैसे खुद ने ही अपने आप को घाव दिए हों। लेकिन लड़की अपनी बात पर अटल थी। दूसरी तरफ लड़की से लड़की के फ़ोन को पूछा जाता है तो लड़की कहती है कि मेरा फ़ोन गुम हो गया, लेकिन जब जांच पड़ताल करते हैं तो उस लड़की का फ़ोन उसकी ही सगी बहन के पास मिलता है। अब यहाँ पर दूसरी हालत में जब उस बहन से पूछताछ की जाती है कि भाई तुम्हारा फ़ोन, यानी तुम्हारी बहन का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया, तो उस बहन ने पुलिस वालों के सामने कहा कि मेरी बहन की कंपनी का नौकरी करने वाला एक लड़का मुझे इस फ़ोन को देकर गया था और उसने कहा था तुम्हारी दीदी ने फ़ोन दिया है, इसे ऑन नहीं करना है। अब पुलिस कहीं ना कहीं सूंघ चुकी थी या महसूस कर चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो बात अलग है। यहाँ पर चारों तरफ देखते हैं। एक और चीज जो पुलिस मिलाती है, दरअसल ये 5 व्यक्तियों का जिनका नाम लिया, सबके पेशे अलग थे। कोई डॉक्टर था तो यहाँ पर कोई कांस्टेबल था, 3 अन्य लोग थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी लोग एक साथ कैसे मिल सकते हैं? अब पुलिस पहले इस कांस्टेबल के पास जाना चाहती है, जो कांस्टेबल जेल में है। कांस्टेबल से पुलिस पूछताछ करती है। पूछा जाता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया उस लड़की के साथ? कांस्टेबल कहता है कि सर मैंने ऐसा नहीं किया है। 2017 में मेरी इससे मुलाकात होती है। जब मेरी इससे मुलाकात होती है तो हम दोनों में बातचीत होती है। ये मुझसे बात करती है, लेकिन ये मुझसे बात करने के दौरान कुछ पैसों की मांग जांच करती है। जब मुझसे पैसों की मांग जांच करती है तो मैं इसे टाल देता हूँ। तभी ये मुझे धमकी देती है। मैं इसकी धमकी से डरता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं तेरी धमकी से कैसे डर सकता हूँ, मैं काम करता हूँ तो तुम मेरे ऊपर आरोप कैसे लगा सकती हो? लेकिन साहब, इसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया और उस आरोप के जांच पड़ताल में बीते 1.5 साल से मैं सलाखों के पीछे हूँ। यहाँ पर मैं कोर्ट भी गया, लेकिन कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ और सलाखों के पीछे हूँ। मेरी यहाँ पर एक बार जमानत हो चुकी है। यहाँ पर इसका केस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को सच साबित करने के लिए यहाँ पर हूँ। और मेरे हालात ये हैं, मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, केवल
जो बातें हुई थी वो भी मैंने गर्ल्स हॉस्टल में इसकी मदद करने के लिए इससे बातें की थी। अब पुलिस जाती है इस डॉक्टर के पास, भाई तेरा नाम है, तूने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि साहब 2018 में ये मेरे पास आती है, यानी अपने आप को दिखाने के लिए, कुछ बीमारी थी तो यहाँ पर इसके पास मेरा नंबर जाता है। मैं दवाइयों के सुझाव के लिए शायद इसके पास मेरा नंबर था, ये बार बार मेरे पास कॉल करती है। 1-2 कॉल के बाद ये मेरे पास अजीब तरह की बातें करने लगती है। बातें कुछ ऐसी थी कि जो कान भी शायद सुन ना सके, यानी अभद्र बातें और वैसी बातें करती है जनाब मेरे सामने। जब ये ऐसी इधर उधर की बातें करती है तो मैं इनकी बातें नहीं सुनता हूँ और ज्यादातर मैं इनका फोन नहीं उठाता हूँ। तो ये मेरे घर पर आती है, मुझे धमकी देती है और कहती है कि तेरे ऊपर केस दर्ज कर दूंगी अगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, और तुम्हारे ऊपर मैं अपने साथ गंदा कर्म करने का आरोप लगा सकती हूँ। यानी सीधा सीधा धमकी दे दी थी डॉक्टर साहब को। लेकिन डॉक्टर साहब भी नहीं मानते हैं और यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने फिर भी इनकी बातों को नहीं माना। यही सब तरह की कहानियां उन अन्य 3 लोगों के साथ मिलती हैं। एक जो यहाँ पर लोगों की मदद करता है, जिससे यानी 47,000 रुपये लिए थे इस लड़की से। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि साहब मैंने कोई पैसे इससे नहीं लिए हैं, ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, मुझे फंसाना चाहती है और मुझसे उल्टे पैसे मांगना चाहती है। जब पुलिस चारों तरफ इन बातों को सुनती है तो अब पुलिस के पास कोई भी विकल्प नहीं रहता है इस लड़की से पूछताछ करने के सिवा। दोस्तों यहाँ पर लड़की को बिठाया जाता है और लड़की से पूछताछ की जाती है। अब ये कहानी जो मोड़ लेगी ना वो काफी हैरान करने वाला है। दरअसल ये घटना शुरू कहाँ से होती है? ये घटना कांस्टेबल से शुरू होती है 2017 से। कैसे शुरू होती है? कांस्टेबल के ऊपर इसने आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ गलत किया। उस आरोप में कहीं ना कहीं ये फीकी नजर आई, क्योंकि कोई भी सबूत यहाँ पर कांस्टेबल के खिलाफ नहीं गया, क्योंकि जब उसने किया ही नहीं है तो उसके खिलाफ सबूत कैसे जाएगा। तो यहाँ पर ये लड़की जब इससे पूछताछ पुलिस करती है तो ये कहती है कि मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा। अब यहाँ पर मैंने इन सभी लोगों को एक साथ फंसाने का इरादा किया, क्योंकि मुझे पैसे भी चाहिए थे और इन लोगों के ऊपर आरोप भी लगाना था, इनसे बदला भी लेना था, क्योंकि इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी कानून के सामने। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की अब इस व्यक्ति को, जो यहाँ पर लोगों की मदद करता है, जिसके बारे में इसने किया कि इसने मुझसे यानी 47 या 42,000 रुपए लिए, अब इसने एक प्लान बनाया। खुद ने ही यहाँ पर एक टैक्सी वाला, एक ओला राइड वाला, यानी 2 कैब बुक की, एक कैब बुक की और एक बाइक बुक की। सबूत के लिए ये बताती है कि मैंने सबूत के लिए वहां तक जाने के लिए इस यानी राइडर का सहारा लिया, इसकी बाइक पर बैठकर गई, ताकि ये यहाँ पर जब उससे पूछताछ की जाती है, जो बाइक वाला होता है तो वो कहता है कि हाँ मैंने इस लड़की को वहां पर छोड़ा था। सबूत के लिए वहां पर छोड़ती है, अपने फोन को स्विच ऑफ करके अपनी बहन के पास भिजवाती है, ताकि पुलिस पता ना लगा सके फोन के जरिए कि मैं वहां पर रुकी ही नहीं। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में जब ये दिखती है तो ये वहां पर घूमती रहती है। उस बाइक वाले ने उतार दिया था, घर में गई नहीं थी, वहीं पर कपड़ों को उतार कर घूमती रहती है। इसके बाद कहती है कि मैं उसके बाद घर भी जाती हूँ, यानी पैदल अपने घर निकल जाती हूँ। घर बहुत नजदीक था। घर निकलने के बाद अब आगे की प्लानिंग होती है। रात जब और गहराती है तो मैं अपने आप को इस तरह से तैयार करती हूँ और अपने आप को उस रोड पर चलता हुआ, और जितने भी घाव इसने दिए थे वो खुद ने ही अपने शरीर पर लगाए थे, क्योंकि इसको पक्के सबूत चाहिए थे इन सभी लोगों के खिलाफ। इसने ये पूरी साजिश रची। इसने कहा कि फिर मैंने पक्के सबूत जुटाए, लेकिन मैं यहाँ पर फेल हो गई, यानी मेरे सबूत जुटाए तो सही, लेकिन आप लोगों ने सच सामने निकाल दिया। दोस्तों यहाँ पर जब ये केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जज साहब के सामने जाता है, तो यहाँ पर जितने भी लोग थे बारी बारी से उनकी जमानत होती है या अपने आप को प्रूफ करते हैं। यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो भी कुछ सबूत पेश करते हैं और धीरे धीरे सभी लोग इस केस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब बात वहीं पर अटकती है। देखिए, कुछ लोगों के साथ गलत होता है और बहुत बुरा होता है, लेकिन अब इस केस में क्या कहा जाएगा? हमारे भारत की ही बात नहीं है, आप विदेश भी चले जाइए, कानून का जो एक काम करने का तरीका है, देखो किसी कानून पर हमें सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर कुछ चीजें गलत लगे तो हम उसमें बोल सकते हैं, क्योंकि हम आजाद देश में रह रहे हैं। आधे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर वो कार्रवाई की गई है जो झूठे केस हैं। अब इन केस को हो जाते हैं कोर्ट में, आप लड़ रहे हो, झूठा केस है,
10 साल, 15 साल, 6 साल, 4 साल आप अपने आप को साबित करते हैं। आप देखिए दरोगा जो बीते 2 साल से चक्कर काट रहा था और फिलहाल भी वो जेल में था। किस लिए? तब कि उसने कुछ किया नहीं। तो यहाँ पर ये बात ना बहुत ही ज़्यादा खटकती है। कुछ बेगुनाह लोग, एक व्यक्ति की हमने घटना बताई, वो 20 साल तक इस आरोप में रहा कि उसने किसी व्यक्ति से उसकी यानी जाति के बारे में कुछ कह दिया, जबकि वो झूठा आरोप था। वो 20 साल तक वो कहता है कि मेरी जवानी क्या कोई मुझे लौटा सकता है। अब यहाँ पर दरोगा जी कहें कि भाई मेरे 2 साल ऐसे ही गए बिना मतलब के ही। आप सोचिए बहुत सारे लोग, आप एक बार कोर्ट में बैठकर देखिए, लोगों के आंसू और लोगों का दर्द आपको बता देगा कि लोग सच्चा है या झूठा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने जो जुर्म नहीं किया है ना, उसकी सज़ा हम काट रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर लड़ना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो गए काम से भैया, आपकी ज़िंदगी खराब है। तभी तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ऐसे पछड़ों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। अब यहाँ पर समझदारी की बात आपको क्या बताऊँ मैं। समझदारी की बात ये है कि देखो, कोई भी लड़की है, सबको सम्मान की नज़र से और किसी से बात करने का सोचो ही मत ना। लेकिन यहाँ पर लड़की की सीधी सीधी आप सोचिए वो किस दिमाग से चल रही है। दूसरी बात, यहाँ पर ये सभी जो आरोपी बने हैं, हालांकि हम उन्हें आरोपी नहीं कह सकते, जो आरोपी बने हैं वो बेचारे अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं। लेकिन जिसने ये आरोपी बनाए हैं, जिसने आरोप लगाए हैं, वो आज भी हमारे और आपके बीच में खुली घूम रही है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, हल्की फुल्की कार्रवाई करके उसे छोड़ दिया जाता है। आप सोच कर देखिए, इसके प्रति भी कोई होना चाहिए ना, और कानून है, फिर क्यों नहीं हुआ। आप सोच कर देखिए, एक लड़की ने इतनी बड़ी रचना रच दी, कितने लोग जाते, कितने घरों के। देखो, हर इंसान की हर घर में ज़रूरत है। बुजुर्ग भी घर में ज़रूरतमंद होता है। घर में एक टेबल भी रहती है ना, अगर उसे भी हम कबाड़ में बेच देते हैं तो उसकी भी हमें कमी महसूस होती है। आप सोचिए 5 घरों के व्यक्ति थे जिनके ऊपर ये सारी साजिश रची गई। अब इसके बारे में क्या कहेंगे। बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये घटना काफ़ी कुछ सिखा कर जाती है। अपने आप को सावधान करिए, सतर्क करिए और ऐसी मानसिकता वाली लड़कियों से दूरी बना कर रखिए, क्योंकि कानून हमारा ऐसा है और यहाँ पर न्याय के चक्कर में आपका जीवन निकल जाएगा। और ये जीवन निकलने के बाद अगला जीवन हम पुनर्जन्म पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। दोस्तों, ये सतर्क करने के लिए आपको ये घटना आज हमने बताई। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, प्यारे परिवार का नाम लेती हूँ। यहाँ पर संदीप कुमार भाई, आप कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। बहुत अच्छा कमेंट किया। इन्होंने कहा है कि हमारे वहाँ पर धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कानून इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब क्या करें भाई, हर जगह यही मामला देखने को मिलता है। यहाँ पर पुष्पा पांडे बहन कैसी हो? अरुण त्रिपाठी बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र भाई कैसे हो? सतपाल नारंग बहुत अच्छे भाई हैं। सुचेता दास बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला बहुत प्यारी बहन है। हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। दीपन दास बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल भाई कैसे हो? सुभाष भाई आप कैसे हो? चित्रा बहन आप कैसी हो? बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है लेकिन नज़र नहीं आती हैं। यशवंती माँ, शादियाँ खत्म हो गई हैं, एक आध शादी और रह रही है। नीलेश विश्वकर्मा भाई बहुत अच्छे भाई हैं। राजाराम भाई कैसे हो? ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो? सुमन देवी प्यारी बहन कैसी हो? सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर चंद्रशेखर वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली बहन कैसी हो? मंगेशकर बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। तारा देवी दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पूरा परिवार बहुत सपोर्ट करता है और बहुत ही अच्छे कमेंट करता है हमारा परिवार। यहाँ पर जवाहरलाल भाई कैसे हो? हरीश नारायण बहुत अच्छे भाई हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। पीहू हेला कैसी हो प्यारी बहन? दीपिका राज बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति बहन कैसी हो? कन्हैया मिश्रा, अशोक कुमार मिश्रा, इराज ठाकुर, जुगल शर्मा, सीमा अरोड़ा दिल्ली से, अनीता बहन, ओम प्रकाश, पुष्पा, पूनम यादव, रवि सिंह, कृष्णा आचार्य, भूप सिंह भाई, तारक चंद पलवल से, चंद्रकांत साहू बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सिंह भाई कैसे हो? सुभाष चंद्र, विनीता शर्मा, प्रवेश कुमानिया, यश दलाल, पुरुषोत्तम, सीता मौर्य मेरी प्यारी माँ आप कैसे हो? बिमला दलाल माँ आप कैसे हो? सुरेंद्र पाल कौर बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है। यश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। मदन तोमर भाई आप कैसे हो? सत्यम भाई आप कैसे हो? सुरेंद्र कुमार आप कैसे हो? हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। पुष्पा पांडे, सुमन देवी, कांति भाई जी, मधु, मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। बिटिका बोस बहुत बहुत धन्यवाद।
नंदीबिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया, सिकंदर सिंह, स्नेहल दुबल, उषा आगरा से, बीबी सिंह भाई, रमन भाई, प्रवेश भाई, बबली, जांगरा बहन, बलबीर स्वामी, खुशी सिंह, डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, सुमित्रा पौर, विनोद, सिकंदर सिंह, पूरे परिवार का ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।